स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। आज का हमारा सेशन है असेसमेंट ऑफ अफेक्टिव डोमेन बाय क्रैथवॉल। असेसमेंट ऑफ अफेक्टिव डोमेन बाय क्रैथवॉल, ठीक है। तो ये जो इनका जो निर्माण हुआ था 1964 में हुआ था बाय क्रैथवॉल, ब्लूम एंड माजिया। बाय क्रैथवॉल, ब्लूम एंड माजिया ने हमें बनाया था। और इसमें कुछ स्टेजेस हैं स्टूडेंट्स, वो है रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। और जो मेन प्रिंसिपल है इसका अफेक्टिव डोमेन का वो है इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि मेन प्रिंसिपल क्या है अफेक्टिव डोमेन का, तो वो है इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन है ना। अब हमको लिखते किस तरीके से है, इसको लिखते हैं इस तरीके से है रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, नीचे से हायरार्की वे में लिखते हैं, हायरार्की वे में लिखते हैं इसको। रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन, इस तरीके से इसको हम लिखते हैं। तो थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं इसके बारे में। Effective learning is demonstrated by behavior indicated attitude of awareness, interest, concern and responsibility, ability to listen, respond while interacting with others, ability to demonstrate those attitudinal characteristics or values which are required in the given situation। यानी कि सबसे पहले तो जो क्या करते हैं स्टूडेंट, जो रिसीव करता है और फिर जब ज्ञान को रिसीव करता है फिर रेस्पॉन्ड करता है। रेस्पॉन्ड करने के बाद वो कलेक्ट करता है, एनालिसिस करता है कि जो उसके पास वैल्यूज़ होती हैं उससे संबंधित व्यवहार से संबंधित जो वैल्यूज़ होती हैं, फिनोमेना से संबंधित जो वैल्यूज़ होती हैं, इंटरेस्ट से संबंधित जो वैल्यूज़ होती हैं, उनको एनालिसिस करता है कि कौन सी वैल्यू सही है, कौन सी अपनानी है, कौन सी नहीं अपनानी है। उसके बाद में ऑर्गेनाइज उन वैल्यू का संगठन करता है, जो उनको अपनानी होती है उनको ऑर्गेनाइज करता है, अरेंज करते हैं। और फिर कैरेक्टराइजेशन, फिर उसका निरूपण करते हैं, यानी कि उसको अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं। उस कैरेक्टराइजेशन मतलब वो उन वैल्यूज, जो वैल्यू वो अपने बनाते हैं, वैल्यू का ऑर्गेनाइजेशन करता है, वो वैसा ही बन जाते हैं, उसी तरीके का वो उनका लाइफ स्टाइल उसी तरीके का बन जाता है। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। तो इसका देखते हैं क्रैथवॉल। अब इसका आप कुछ समझे इसमें मैंने क्या बताया? इसमें मैंने बताया कि इफेक्टिव लर्निंग इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय बिहेवियर इंडिकेटिंग एटीट्यूड ऑफ अवेयरनेस, यानी कि जब बच्चा अवेयर होगा, रिसीव तभी तो करेगा। स्टूडेंट क्लास में बैठा हुआ है और जो है उसका जो एटीट्यूड, उसका रिसीविंग वाला एटीट्यूड है, यानी कि वो रिसीव करना चाहता है ना। प्रेजेंट ऑफ माइंड से बैठा हुआ है क्लास में बच्चा, तो वो रिसीव कर रहा है, उसका जो एटीट्यूड कैसा होगा, रिसीविंग होगा। और फिर जब वो रिसीव करेगा तो उसका रेस्पॉन्ड भी करेगा, पहले रिसीव करेगा फिर रेस्पॉन्ड करेगा। जब अगर उसका इंटरेस्ट होगा क्लास में बैठे हुए का, है ना। कंसर्न एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, एबिलिटी टू लिसन एंड रेस्पॉन्ड व्हाइल इंटरेक्टिंग विद अदर्स, रेस्पॉन्ड करेगा जब दूसरों से वो इंटरेक्ट करेगा, यानी कि ग्रुप डिस्कशन वगैरह जब होगा तो वो रेस्पॉन्ड भी करेगा बच्चा। दोज एटीट्यूडनल कैरेक्टरिस्टिक्स और वैल्यूज विच आर रिक्वायर्ड इन द गिवन सिचुएशन, जो सिचुएशन उसको दी गई है, यानी कि कोई क्वेश्चन उससे पूछा गया है, या फिर कोई प्रोजेक्ट दिया गया है स्टूडेंट को, या फिर ग्रुप डिस्कशन दिया गया है स्टूडेंट को, कोई भी एनी एक्टिविटी, जो भी गिवन एक्टिविटी होगी, गिवन सिचुएशन होगा, उसमें जो रिएक्ट करेगा रिसीव करने के बाद में, जो कुछ रिसीव करेगा उसके मान लीजिए कोई क्वेश्चन ही पूछ लिया, उसको उसने सुना ना, ध्यान से सुना, तभी तो रेस्पॉन्ड करेगा। फिर उसको टीचर को बताया, या कोई वैसे प्रोजेक्ट दिया तो स्टूडेंट्स के साथ में जो उसने जो इंटरेक्शन किया उस प्रोजेक्ट या ग्रुप डिस्कशन किया, तो बच्चे स्टूडेंट और अदर स्टूडेंट्स के साथ में जो है डिस्कशन किया, तो इस तरीके से रेस्पॉन्ड किया। तो इन सब चीज़ों को जब वो करता है और रेस्पॉन्ड करने के बाद फिर वो वैल्यूइंग करता है उस चीज़ को, देखता है कि कौन सी वैल्यू, मतलब इन जो मेरे पास गिवन सिचुएशन है, मेरे पास वैल्यू तो बहुत ऐसे संबंधित ये करना चाहिए, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ये समझ सकते हैं कि जैसे हमारी है कि हमें सच बोलना चाहिए, है ना। तो किसी बच्चे के पास में सिचुएशन आ गई कि सच बोलकर भी वो किसी दूसरे व्यक्ति को हर्ट कर सकता है, और सच बोलना, उन्होंने वैल्यू बताई गई है कि सच बोलना ही सबसे अच्छी बात है, लेकिन सच बोलकर दूसरे व्यक्ति हर्ट हो रहा है, तो अब बच्चा ये सोचेगा कि मुझे कहाँ किस चीज़ को पालन करना चाहिए, सच बोलना ही जरूरी है या किसी का हर्ट करना। दोनों सिचुएशन उसके सामने आ गई, और उसमें से वो एक सिचुएशन को, एक उसको वो वैल्यू करेगा, एक वैल्यू को मानेगा, या तो सच ही बोलेगा या फिर वो हर्ट करने को समझेगा तो झूठ बोलेगा। तो लेकिन अब वो उसको क्या करेगा, वो उनमें एनालिसिस करेगा, और जो उसको सही लगेगी वो जो है अपनाएगा उसको, फिर जो है उसको ऑर्गेनाइज करेगा कि हाँ इस तरीके से ये जो है ऑर्गेनाइज करेगा उस चीज़ को, उन वैल्यूज़ को, जो वैल्यू में उसके जो
वो कन्फ्यूजन होगा था ना वैल्यू में, उन वैल्यू को अरेंज करेगा, और अरेंज करने के बाद में जब वो वैल्यू कहेगा हाँ नहीं बोलना ही जरूरी है, चाहे किसी को हर्ट हो या ना हर्ट, अगर इस बात पर वो अड़ा हुआ है, इस बात को मानने वाला है, तो वो क्या करेगा, उसको अपने पर्सनैलिटी में उतार लेगा, अपने लाइफ स्टाइल में उतार लेगा कि सदैव सत्य बोलूँ, है ना, चाहे कोई भी परिस्थितियाँ हों। तो इस तरीके से जो है ये असेसमेंट ऑफ अफेक्टिव डोमेन बाय क्रथवेल, हाँ, कि जो असेसमेंट होता है उसका क्या नाम है, अफेक्टिव डोमेन का भावनात्मक स्तर पर किस तरीके से ये कार्य करता है, तो ये क्रथवेल के द्वारा है। अब उसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। इट इज़ द रिसीविंग क्या है, इट इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। और जो रेस्पॉन्डिंग में क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन लर्निंग प्रोसेस, जैसे मैंने बताया ना, अवेयर होना किसी के प्रति, किसी किसी क्वेश्चन के प्रति अवेयर होना, किसी सिचुएशन के प्रति अवेयर होना। अब रिसीविंग में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, पहला इसका जो वो है रिसीविंग, पहली स्टेज जो है वो रिसीविंग है। किसी भी अफेक्टिव डोमेन में पहली जो स्टेज होगी वो रिसीविंग होगी। जब तक बच्चा रिसीव नहीं करेगा, स्टूडेंट रिसीव नहीं करेगा, तो वो रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, और रेस्पॉन्ड नहीं करेगा तो वैल्यू में नहीं होगी, वैल्यू नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा तो कैरेक्टराइजेशन भी नहीं होगा। तो इस तरीके से सबसे पहले हम देखते हैं रिसीविंग में क्या करता है स्टूडेंट। इट रेफर टू द स्टूडेंट्स विलिंगनेस टू अटेंड ए पर्टिकुलर फिनोमिना सच एज क्लासरूम एक्टिविटीज, टेक्स्ट बुक्स, म्यूजिक इटीसी। कहने का मतलब है कि जो म्यूजिक, अगर म्यूजिक की क्लास है तो म्यूजिक में, क्लास एक्टिविटी है तो क्लास एक्टिविटी में, टेक्स्ट बुक से पढ़ रहा है तो टेक्स्ट बुक में। जब तक बच्चा रिसीव नहीं करेगा, अटेंटिवली रिसीव नहीं करेगा, इंटरेस्टिंगली रिसीव नहीं करेगा, तो वो रेस्पॉन्ड भी नहीं करेगा। तो ये पहला तो हो गया रिसीविंग। अब इससे संबंधित वर्ब कौन सी है, वे जैसे क्वेश्चन पूछेगा, रिसीव कर रहा है, अब कोई चीज़ हमें आ गई, हमने कोई क्वेश्चन, टीचर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हमें उनका उत्तर आता है, तो हम उत्तर देंगे, तो क्वेश्चन पूछेगा, स्टूडेंट चूज करेगा, जो क्वेश्चन उसको आता है वो मल्टीपल क्वेश्चन है बाई चांस, तो वो चूज करेगा और फिर जो है डिस्क्राइब करेगा, वर्णन करके बताएगा। रिसीविंग करेगा तो रेस्पॉन्ड भी करेगा। तो ये एप्रोप्रिएट वर्ब्स है रिलेटेड टू रिसीविंग एज सच एज आस्क, चूज, डिस्क्राइब, फॉलो इटीसी, है ना। अब है नेक्स्ट है हमारा, अब जो है एग्जाम्पल फ्रॉम डिफरेंट सिचुएशन वुड बी लिसनिंग टू कंट्रोवर्शियल डिस्कशन विद एन ओपन माइंड, रेस्पेक्टिंग द व्यूज ऑफ अदर्स, बीइंग रेडी टू लर्न, है ना। रेस्पेक्ट, दूसरों के जो व्यूज हैं उनके, तो उनको भी रेस्पेक्ट करेगा। अब है रेस्पॉन्डिंग। अब रेस्पॉन्डिंग कैसे करेगा, इट रेफर्स टू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट एट दिस लेवल, ही नॉट ओनली अटेंड टू ए पार्टिकुलर फिनोमिना बट आल्सो रिएक्ट टू इट सम वेज। मैंने अभी बताया आपको कि रिएक्ट करेगा, किसी न किसी तरीके से रिएक्ट करेगा, डिस्कशन में रिएक्ट होगा। अगर कुछ ने कुछ को रिसीव किया, हम कोई चीज़ हमें जब सुनते हैं तो हम उसको बोलते, मान लीजिए हम जब सुनते हैं तभी तो बोलते हैं ना, तो रेस्पॉन्ड करते हैं ना उस चीज़ का। तो इस तरीके से वो जो है रेस्पॉन्ड करेगा। एप्रोप्रिएट वर्ब्स रिलेटेड आंसरिंग, आंसर करेगा, उसको असिस्टिंग करेगा, ग्रीटिंग करेगा, हेल्पिंग करेगा, इस तरीके से वो रिएक्ट करेगा। इन तरीके से वो बच्चा जो है रिएक्ट करेगा इसको, है ना। वैल्यूइंग, अब वैल्यूइंग क्या है, वैल्यूइंग में क्या बच्चा क्या करता है, वैल्यूइंग में जैसे टू वैल्यूइंग है टू इम्प्रूव दैम स्किल्स, वैरायटी इज द एबिलिटी टू सी द वर्थ ऑफ समथिंग एक्सप्रेस इन द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। उनका कहने का मतलब है, मैंने अभी बताया था वैल्यूइंग में क्या है कि दो समस्या जब आ जाती है तो उस समस्याओं में वैल्यू देखता है कि वैल्यू किसकी ज़्यादा है। अगर दो समस्या ऐसी आ गई कि दोनों की बराबर वैल्यू है किसी इंसान के लिए, किसी की फीलिंग्स से संबंधित, है ना, दोनों की वैल्यू एक जैसी है, तो उसको चूज करना होता है कि किस वैल्यू को वो महत्व देगा। तो इस तरीके से वैल्यू करता है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन करता है कि ये वजह है कि इन वजह से मैंने इस वैल्यू को ऑर्गेनाइजेशन किया, ठीक है। तो जो है वैल्यू में कौन कौन सी वर्ड्स हैं वो देखते हैं, एक्सप्लेनिंग, ज्वाइनिंग, ये हो गई हमारी वैल्यू में। अब ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब अरेंज करना, कंबाइन करना, ये ऑर्गेनाइजेशन में है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि प्रायोरिटाइज वैल्यू, प्रायोरिटाइज करना एक वैल्यू के ऊपर दूसरी वैल्यू का, कि वो देखता है कि मेरी कौन सी वैल्यू पहली वैल्यू के ऊपर प्रायोरिटाइज कर रही है ना। तो इस तरीके से फिर वो जज करके उसको ऑर्गेनाइज करता है, कैरेक्टराइजेशन। और मैंने अभी आपको बताया था, आपको हाईएस्ट है इफेक्टिव डोमेन का, इट इज इंटरनलाइजिंग, मैंने बताया इंटरनलाइजेशन होता है इसके अंदर। अब तो देख लेते हैं इंटरनलाइजेशन क्या है। इंटरनलाइजेशन क्या होता है ये देखते हैं। Krathwohl affective taxonomy is ordered according to the principle of internalization। अब internalization किसको कहते हैं? Internalization refers to the process whereby a person affect towards an object passes from a general awareness level to a point where the effect
internalize or control the person's behavior. इंटरनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो वो व्यवहार को जो स्टूडेंट्स का व्यवहार है, मान लीजिए जनरल अवेयरनेस से उस पॉइंट के ऊपर आ गया है, वहाँ पर वो क्या करता है कि इसके ऊपर जो है जनरल अवेयरनेस लेवल टू ए पॉइंट वेयर द फैक्ट इज इंटरनलाइज्ड एंड कॉन्स्टेंटली गाइड और कंट्रोल द पर्सनस लेवल, जहाँ पर व्यक्ति के व्यवहार को कंट्रोल करती हैं, व्यक्ति के व्यवहार को, कि नहीं तुम्हें इस तरीके से ही चलना, ये सही है, उसके व्यवहार को कंट्रोल हो गया ना, वो व्यवहार वो अपने दिमाग में सोच रहा है कि दो वैल्यू है, उन वैल्यू को कैसे उन वैल्यू में से कैसे चूज करे, तो वो क्या करता है कि उसको जिसका व्यवहार होता है उसको कंट्रोल करता है कि नहीं ये वैल्यू सही है, तो इसको बोलते हैं इंटरनलाइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनलाइजेशन। तो ये आपकी हो गई रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन बता दिया, जब व्यवहार में बिल्कुल उतर जाती हैं वो वैल्यूज़ हमारे लाइफ स्टाइल में झलकने लगती हैं, या स्टूडेंट्स के लाइफ स्टाइल में झलकने लगती है, बच्चा उसी तरह का हो जाता है जैसे उसकी वैल्यू होती है, यानी कि वो उसके अंदर सारी मान लीजिए उन्हें अच्छी वैल्यूज़ उसके अंदर आ जाती हैं सारी, सच बोलना, सबके साथ प्रेम से व्यवहार करना, है ना, टीचर की आज्ञा, टीचर को रेस्पेक्ट करना, ये सारी चीज़ें मान लीजिए उसने वैल्यू में देखी, जज की, और वो उसके व्यवहार में आई, अफेक्टिव भावना तो व्यवहार में आई, तो इस तरीके से वो कैरेक्टराइजेशन हो जाता है उसका स्टूडेंट का। तो इस पर कैरेक्टराइजेशन में वाले में डेमोन्स्ट्रेटिंग, डिस्प्लेइंग और प्रैक्टिसिंग, यानी कि प्रैक्टिस में आ जाएगी वो बात उनके, डिस्प्लेइंग वो व्यवहार प्रदर्शित भी करेंगे इस व्यवहार में, और डिमॉन्स्ट्रेटिंग और डेमोन्स्ट्रेशन, ये जो है वर्ब्स है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी वर्ब कौन से स्टेज से संबंधित है, मान लीजिए ये आ गया तो आस्क, चूज, डेस्क्राइब किससे संबंधित है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा रिसीविंग से संबंधित है। ये इसलिए लिखी है ताकि महत्वपूर्ण आप इनको अच्छी तरह से रट लें, और जिससे संबंधित है उसके सामने मैंने लिख दी है 1 2 3 4 5, पाँचों मैंने वर्ब्स लिख दिए हैं इनको सामने, ताकि आप उन्हें याद कर लें, और अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप उसको सोल्व कर पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन करते हैं कुछ, है ना, बहुत दिन हो गया हमारी PYQ, ये जो है क्या नाम, इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस नहीं हो पाए हैं, हमको क्वेश्चन आज करते हैं, बहुत दिनों से हमारे क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं, हमारी तो एक सीरीज सी पूरी थी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे नहीं हो पाए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, बहुत दिनों से नहीं हो पाए हैं, किसी न किसी वजह से हो नहीं रहे हैं, तो आज हमारे पास टाइम है, आज हम करते हैं क्वेश्चन। कल करेंगे हम साइकोमोटर, कौन सा करेंगे, साइकोमोटर डोमेन ऑफ, है ना, डेव, किसके द्वारा दिया गया है, डेव के द्वारा, वो करेंगे हम कल। ये जो थोड़ा समझने का है, आप भी घर में बैठ करके अपनी पुस्तकों से इसको रिवीजन करिए, कुछ जो आपको नहीं आता है आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ये आपको नहीं आया है। ये मैं धीरे धीरे करके इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप जो है एक एक चीज़ को वो कम से कम उनकी स्टेजेस को तो आप रट ही लें, और इससे संबंधित की जो वर्ब्स हैं इनको रट लें। तो इस वजह से मैंने आपको एक एक करा रही हूँ, पहले कॉग्निटिव वाला कराया, आज अफेक्टिव वाला कराया, कल साइकोमोटर वाला कराऊंगी। ठीक है, इनके क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ इससे संबंधित है जो असेसमेंट ऑफ पेडागोजी एंड एंड्रोलॉजी जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, जितना मैंने पढ़ा दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, जो नहीं पढ़ाया उसके जो क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगी। तो एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज ए काइंड ऑफ नैरेटिव इन रेस्पेक्ट ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इनसाइड द क्लासरूम, इवेंट्स हैपनिंग आउटसाइड द क्लासरूम, यानी कि जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है इज ए काइंड ऑफ नैरेटिव इन रेस्पेक्ट ऑफ, एक वर्णनात्मक डॉक्यूमेंट्स होता है, मतलब, है ना, तो वो किस इवेंट क्या होता है उसके अंदर, इवेंट्स हैपनिंग इनसाइड द क्लासरूम, जो क्लासरूम में इवेंट्स घटते हैं वो होते हैं उसके अंदर, या इवेंट्स हैपनिंग आउटसाइड द क्लासरूम, या क्लास के बाहर के इवेंट्स होते हैं उसमें, या एवरी एपिसोड इन स्कूल लाइफ, या स्कूल लाइफ पूरी स्कूल लाइफ में, जब से वो बच्चे पढ़ रहा है वो पूरी स्कूल लाइफ के एपिसोड्स होते हैं, या फिर सिग्निफिकेंट एपिसोड इन स्कूल लाइफ, या फिर महत्वपूर्ण एपिसोड इन स्कूल लाइफ के होते हैं। तो जो इसका जो आंसर सही है स्टूडेंट्स वो है सिग्निफिकेंट एपिसोड इन स्कूल लाइफ, महत्वपूर्ण जो एपिसोड्स होते हैं, क्योंकि सारी घटनाएं नहीं होती हैं, ये सारे गलत हैं, डी ही ऑप्शन इसका सही है। द स्कूल हेडमास्टर कंडक्ट्स ए मॉनिटरिंग प्रोग्राम फॉर इम्प्रूविंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर, दिस विल बी इन द mindset of which type of evaluation? The school headmaster conducts a monitoring program for improving classroom instruction procedure. This will be in the mindset of which type of evaluation? एक हेडमास्टर जो है एक वो प्रोसीजर करता है
क्लासरूम इंस्ट्रक्शन में जो है, जो क्लासरूम इंस्ट्रक्शन की जो प्रोसीजर होती है, यानी कि पढ़ा रहा है, उस पढ़ाने वक्त के दौरान वो मॉनिटर करता है ना, जिससे कि क्लासरूम की जो टीचिंग हो इम्प्रूव हो। तो कौन से वाला इवोल्यूशन होगा, है ना, कौन से वाला इवोल्यूशन होगा? नॉर्म रेफरेंस इवोल्यूशन होगा, क्राइटेरियन रेफरेंस इवोल्यूशन होगा, समेटिव इवोल्यूशन होगा, या फिर फॉर्मेटिव इवोल्यूशन होगा? तो जिसका जो सही आंसर है स्टूडेंट्स, ऑप्शन है डी, हमारा फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, है ना, क्योंकि बीच बीच में करा रहा है ना, एंड में नहीं करा रहा ना, पूरा पढ़ाने के बाद तो नहीं करा रहा, तो बीच बीच में वो मॉनिटरिंग कर रहा है प्रोग्राम का, और इम्प्रूव करने के लिए क्लासरूम इंस्ट्रक्शन का वो जो है प्रोसीजर को कंडक्ट करा रहा है वो, है ना। द फोकस ऑफ द नेड फ्लैंडर्स इंस्ट्रक्शन एनालिसिस कैटेगराइज सिस्टम इन ऑन द स्टडी ऑफ वर्बल बिहेवियर ऑफ द, ये जो नेड फ्लैंडर का जो इंस्ट्रक्शन एनालिसिस सिस्टम है वो किस पर आधारित है? वर्बल पर है, नॉन वर्बल पर है ना, बिहेवियर ऑफ टीचर्स, नॉन वर्बल बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स पर है, या वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर्स पर है? तो किस पर है? ये है वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर्स पर ज़्यादा है फोकस उसका, है ना। टीचर कई सारी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा एक्टिविटी है वो टीचर से संबंधित है, पीपल टॉक, टीचर टॉक से संबंधित ज़्यादा एक्टिविटी है इसमें, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, फॉर मॉडिफाइंग टीचर बिहेवियर विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज हैव बीन सपोर्टेड बाय रिसर्च एविडेंस? फॉर मॉडिफाइंग टीचिंग बिहेवियर, टीचिंग बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी है जो सपोर्ट करती है, की जाती है रिसर्च एविडेंस के द्वारा? तो इसमें से सिमुलेटेड टीचिंग प्रैक्टिस ये नहीं होती, सिमुलेटेड टीचिंग प्रैक्टिस में नहीं माना जाता ये, है ना। टीचर को मॉडिफाइंग करना है तो क्या करेंगे हम? टीचर के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए क्या करेंगे हम? सेंसिटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं, सेंसिटिविटी नहीं आएगी इसमें, है ना। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर ये भी नहीं आएगा, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर भी नहीं आएगी, इसमें आएगा इंट्रोडक्शन एनालिसिस प्रोसीजर। क्या आएगा इसमें? इंट्रोडक्शन, जब क्योंकि वो टीचर पढ़ा रहा है ना टीचिंग, फॉर मॉडिफाइंग टीचिंग बिहेवियर, तो उसको उसमें जो हमारा जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, इंट्रोडक्शन एनालिसिस प्रोसीजर। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इंडिकेटिव ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मोड? सारे मैंने आपको पढ़ा रखा है, समेटिव फॉर्मेटिव असेसमेंट मैंने पढ़ा रखा है आपको, तो आपको ये क्वेश्चन कर लेने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इंडिकेटिव ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मोड? द टीचर एनकरेज स्टूडेंट टू आंसर, है ना, फॉलोइंग इंडिकेटिव ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मोड। फॉर्मेटिव असेसमेंट मोड क्या होता है ना, क्या चाहता है? टीचर एनकरेज करता है स्टूडेंट को टू आंसर, क्योंकि वो फॉर्मेटिव में ना फीडबैक भी देते हैं ना टीचर, तो फीडबैक देते हैं तो उसका क्या मतलब हुआ कि उनको एनकरेज कर रहे हैं कि वो चाहे गलत दे आंसर चाहे सही दे, गलत देंगे तो टीचर ठीक करेंगे, सही दे, तो इस तरीके से द टीचर एनकरेज स्टूडेंट टू आंसर। फिर नेक्स्ट है द टीचर आस्क क्वेश्चन टू मोटिवेट स्टूडेंट। फिर है द टीचर एसेस द कॉम्पिटिशन ऑफ स्टूडेंट टुवर्ड द एंड ऑफ द यूनिट ट्रांजेक्शन, ये तो गलत है। द टीचर जज द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस आफ्टर द यूनिट टेस्ट, ये भी गलत है ना। द टीचर प्रोवाइड्स प्रॉम्प्ट्स टू हेल्प स्टूडेंट टू अवॉइड इनकरेक्ट रेस्पॉन्सेज, वो फीडबैक बताया ना मैंने, इनकरेक्ट रेस्पॉन्स को वो फीडबैक देगा कि नहीं ये नहीं करना है ना, और सही को करेगा कि ये करना है, तो जो इनकरेक्ट रेस्पॉन्स को भी हटाएगा टीचर, अवॉइड करेगा। और द टीचर एनकरेज स्टूडेंट आंसर दे के लिए भी एनकरेज करेगा। द टीचर आस्क क्वेश्चन टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, ये तीनों ए, बी और ई इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ए टीचर एजुकेटर ऑफर इमीडिएट कमेंट्स इन द फॉलोइंग फॉर्म फॉर क्लासरूम बिहेवियर एज बीइंग प्रैक्टिस बाय द स्टूडेंट टीचर। एक कोई टीचर है, टीचर एजुकेटर है, वो ऑफर्स इमीडिएट कमेंट्स इन द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ क्लासरूम बिहेवियर एज बीइंग प्रैक्टिस बाय द स्टूडेंट टीचर। उन्हें ये कहता है कि नो यू शुड डू इट रैदर दिस वे, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो ये क्या माना जाए, कौन सा फीडबैक माना जाए, कौन सा तरह का फीडबैक माना जाएगा? निगेटिव फीडबैक है, करेक्टिव फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है, या इवेल्यूटिव फीडबैक है? तो ये है स्टूडेंट्स करेक्टिव फीडबैक, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक नहीं है क्योंकि नो आ गया इसमें, इवेल्यूटिव नहीं है क्योंकि इसमें कोई इवेल्यूशन नहीं चल रहा है, निगेटिव नहीं है क्योंकि नो यू शुड डू नॉट डू आता अगर ये जो निगेटिव होता, क्योंकि करेक्टिव है वो करेक्ट कर रहे हैं हमको कि ऐसे नहीं आपको ऐसे करना चाहिए, तो करेक्टिव फीडबैक इसमें आता है। ये टीचर इंटेंड टू कंडक्ट रिमेडियल क्लासेस फॉर सम स्टूडेंट्स हु आर नॉट रेस्पॉन्डिंग सेटिस्फैक्टरी। एक टीचर है वो जो उसके स्टूडेंट्स हैं वो सेटिस्फैक्टरी रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ में भी, ठीक है, तो वो चाह रहे हैं कि रिमेडियल क्लास हो, उनको एक रिमेडियल क्लास दी जाए। तो ये विच टाइप ऑफ इवोल्यूशन इज ही वुड अंडरटेक फॉर चूजिंग स्टूडेंट फॉर हर रिमेडियल क्लासेस? तो ये कौन से टाइप का रिमेडियल, कौन से टाइप की का इवोल्यूशन है? रिमेडियल क्लासेस का जो इवोल्यूशन है, तो ये समेटिव इवोल्यूशन है, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन है, असेसमेंट ऑफ पोर्टफोलियोज है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड
जो इवोल्यूशन है। तो ये है बी डायग्नोस्टिक, जहाँ पर इमीडिएटली आ गया है तो यहाँ सीधा सीधा आपको आंसर में टिक मार्क लगा देना है, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। ए स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस फॉर डिफाइंड डोमेन इज टर्म्ड एज स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को हम किस में वो करते हैं, पोर्टफोलियो में करते हैं। पोर्टफोलियो में तो हम डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन करते हैं, ब्लूप्रिंट है ना, ब्लूप्रिंट होती है ना, परफॉर्मेंस तो नहीं होती ना उसमें ब्लूप्रिंट में। अचीवमेंट, तो अचीवमेंट का टेस्ट हो गया, तो ये आ गया रूब्रिक्स, रूब्रिक्स का सही आंसर है। फिर है मैच द फॉलोइंग टू सेट्स इन विच सेट वर्ड इंडिकेट द अंडरलाइन पर्पस एंड सेट सेकंड जो है स्टेटस द लेवल ऑफ टीचिंग। ये तो उनका उद्देश्य है और इनका लेवल ऑफ टीचिंग का है। तो ये देखिए पर्पस देखिए और लेवल्स ऑफ टीचिंग है वो देखिए। तो द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू नो द सब्जेक्ट इन डेप्थ एंड डेवलपिंग इंसाइट लीडिंग टू क्लैरिटी ऑफ स्ट्रक्चर। डेप्थ एंड डेवलपिंग जहाँ आ जाता है वहाँ आ जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। ऑप्शन बता देती हूँ क्या है इनके सामने जो है पहले, फिर भी देखना। द मेन एम्फेसाइज इज ऑन ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ थॉट्स लीडिंग टू देयर लॉन्गर रिटेंशन। धारण संबंधित हो गया ये। सी द बेसिक पर्पज इज टू एंगेज स्टूडेंट्स इन क्लियर कोहेरेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग लीडिंग टू पैटर्न ऑफ थॉट। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ आ गया। अब पर्पज इज टू प्रमोट सेल्फ फीलिंग लीडिंग टू ए सेंस ऑफ फ्रीडम। ये आ गया सेंस ऑफ फ्रीडम, सेल्फ फीलिंग। ठीक है, दो वर्ड्स को याद, की वर्ड्स याद रखिए आप, सेंस ऑफ फ्रीडम और सेल्फ फीलिंग। ठीक है, अब इनके जो आप ये लेवल्स देखिए कि लेवल्स क्या है टीचिंग के। ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, मेमोरी लेवल, तीसरे में अंडरस्टैंडिंग लेवल, चौथे में है, फोर्थ में रिफ्लेक्टिव लेवल। तो जहाँ क्रिटिकल थिंकिंग आ गई यहाँ तो आप आँख मीच करके लगा देंगे, आँख मूंद करके लगा देंगे रिफ्लेक्टिव लेवल। और जहाँ सेंस ऑफ फ्रीडम आ गए यहाँ आप लगा देंगे ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। और जहाँ रिटेंशन वाली बात आ जाएगी ये आप लगा देंगे मेमोरी लेवल। और जहाँ पर आपको जो है ये डेप्थ एंड डेवलपिंग आ जाएगी वहाँ लगा देंगे ए का आप जो है थर्ड अंडरस्टैंडिंग लेवल। डेप्थ एंड डेवलपिंग मेमोरी में आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, लॉन्गर रिटेंशन। मेमोरी जब भी तो होगी जब लॉन्गर रिटेंशन। मेमोरी याद करना क्या होता है, लॉन्गर रिटेंशन, धारण देर तक हमें धारण रखते हैं किसी बात को, वो इसका मतलब हमारा मेमोरी लेवल बहुत अच्छा है। तो 10th क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरीज फ्लैग इन ए 10x10, 10x10 की कैटेगरी होती है ना ऑब्जर्वेशन मैट्रिक्स। द सेल्स विच इंडिकेट ए सस्टेंट लेवल ऑफ वर्बल इंटरचेंज आर नोन एज CCR, कंटेंट क्रॉस रेशियो, टीचर टॉक रेशियो, या फिर पीपल टेक टॉक रेशियो PTR, या स्टडी स्टेट रेशियो SSR। तो इसका जो सही आंसर है वो है SSR। 10x10 ऑब्जर्वेशन मैट्रिक्स इज जो सेल्स होती है, सेल्स जो बनी होती है ना उनके कैटेगरी जो बने रहते हैं, जो मैंने दिखाई भी थी आपको जब मैंने पढ़ाया था आपको इंटरेक्शन, वो जो ये पढ़ाया था इंटरेक्शन एनालिसिस, फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस, वो मैंने बताया था पूरा दिखाया भी था बाकायदा आपको। तो उसमें स्टडी स्टेट रेशियो ही इसमें माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 10 क्वेश्चन। और अगले में कराऊंगी जब आपको साइकोमोटर वाला पढ़ाऊंगी तब कराऊंगी मैं आपके। और फिर जो है इस तरह से आपके जो है ये क्वेश्चन भी हो जाएंगे, साथ साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो ये आई होप कि आपको ये आ गया होगा ना, वही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे जो मैंने अभी तक पढ़ाया है आपको। तो स्टूडेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। और इस ही साल जनवरी में भी आपको UGC नेट तैयारी करते रहिएगा, मतलब ये नहीं कि आप तैयारी करते ही रहे परमानेंट। अपने इन 2 महीनों में इतनी अच्छी तैयारी कीजिए कि आपका जनवरी में जो है UGC नेट क्लियर हो जाए। बाय बाय।